Hello friends, my name is Abdul Basit and you are watching Salar Education. In today's video, we are going to discuss the political system of Iran. आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप ईरान के पॉलिटिकल सिस्टम को बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम ईरान का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद ईरान के अंदर कौन सी मेजर इंस्टीट्यूशन हैं और ये इंस्टीट्यूशन कैसे काम करती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड विच वन इज़ द मोस्ट पावरफुल वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है एक यूनिक पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें ऐसा सिस्टम दुनिया के किसी और कंट्री में मौजूद नहीं है। इस वजह से जो लीडिंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं इसको डिफरेंट टाइप के नाम देते हैं। ईरान के अंदर रिलीजन और स्टेट में कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, तो इसलिए इसको कहा जाता है मोलोक्रेसी, थियोक्रेसी, क्लेरसी, रिलीजियस टायरेनी और थियोक्रेटिक ओलिगार्की। लेकिन जो ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ईरान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक, और ये कॉन्स्टिट्यूशन 1979 के रेवोल्यूशन के बाद एक रेफरेंडम के थ्रू अडॉप्ट किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन थियोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स का एक हाइब्रिड है। थियोक्रेटिक मीन रिलीजियस, यहाँ पे रिलीजन बॉडीज़ कुछ ऐसी हैं, कुछ रिलीजियस पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो एक्सटेंसिव पॉलिटिकल पावर जो है वो एक्सरसाइज करती हैं, और यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, तो ये एक डेमोक्रेटिक एलिमेंट है। और थियोक्रेटिक एलिमेंट ये है कि यहाँ पे रिलीजियस अथॉरिटीज़ जो है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी वो भी एक्सरसाइज करती हैं। ये जो सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल, क्योंकि इस्लाम कोई रिजिड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देता, बल्कि वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल देता है, उसकी बेस पे एक पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द ईरानियन इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ठीक, किसी भी कंट्री की तरह यहाँ पे ईरान की जो गवर्नमेंट है उसकी 3 ब्रांचेस हैं, एक है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ये जो पावर्स हैं इनको एक्सरसाइज करता है 9 मेजर इंस्टीट्यूशन। ईरान के अंदर 9 मेजर इंस्टीट्यूशन हैं जो इन तीनों पावर को एक्सरसाइज करते हैं। वो 9 इंस्टीट्यूशन ये हैं आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे जो पहली 3 इंस्टीट्यूशंस हैं ये यूनिक हैं ईरान के लिए, यानी किसी और कंट्री में ये इंस्टीट्यूशन नहीं पाई जाती है। उसमें सबसे पहली है द सुप्रीम लीडरशिप, दूसरी है एक्सपीडियंसी काउंसिल एंड द थर्ड वन इज़ द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये किसी भी और कंट्री में मौजूद हैं और ईरान के अंदर भी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर को रहबर आज़म भी कहा जाता है, यानी द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द कंट्री। ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हाइएस्ट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, बट ही इज़ नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ये एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं है। इसको इलेक्ट किया जाता है 8 साल की टर्म के लिए, और यहाँ पे इसकी टेन्योर की कोई लिमिट नहीं है, यानी वो जितनी टेन्योर चाहे वो क्या सर्व कर सकता है। तो ईरान का जो पॉलिटिकल लीडर है, जो सुप्रीम लीडर है, इसको इलेक्ट करती है एक असेंबली जिसका नाम है द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसको इलेक्ट करते हैं ईरान के लोग। यानी ईरान के लोग एक असेंबली को इलेक्ट करते हैं और ये असेंबली जाके सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान को इलेक्ट करती है। अब किसको इलेक्ट करती है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी पर्सन को ये असेंबली इलेक्ट कर सकती है, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन पे पूरा उतर रहा है। अब क्वालिफिकेशंस क्या हैं? जो कैंडिडेट है सुप्रीम लीडरशिप के लिए उसके अंदर ये वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि वो जस्ट होना चाहिए, दूसरी बात है वो पाइस होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए, और यहाँ पे जीनियस होना चाहिए, पॉलिटिकल मैटर को वो समझे, कॉमन सेंस होनी चाहिए, फोरसाइटनेस होनी चाहिए, और लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह वगैरह इस तरह की क्वालिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी क्वालिटीज़ सब्जेक्टिव हैं, यानी इनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है वो किस बंदे के अंदर ये क्वालिटी देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस बंदे के अंदर ये क्वालिटी होंगी उसको वो इलेक्ट करेगी। लेकिन इन प्रैक्टिस
ये किसको इलेक्ट करते हैं? जो वहाँ की रेवोल्यूशनरी जो पार्टी है उसका जो हेड है उसी को सुप्रीम लीडर अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता जिसके अंदर ये वाली सब क्वालिटीज़ मौजूद हों, तो आपने ये करना है कि असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में से एक मेंबर को उठा के सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर देना है, इलेक्ट कर देना है। अब ये इलेक्शन कैसे होता है? ये इलेक्शन होता है सर कंसेंसस के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के मेंबर के दरमियान जब कंसेंसस हो जाता है कि फ़लाँ पर्सन के अंदर ये सब क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो इसको हम यहाँ पे रहबर मुहज़्ज़म यानी सुप्रीम लीडर अपॉइंट कर सकते हैं। ईरान के अंदर अभी तक 2 लीडर आए हैं। पहला लीडर है रुहुल्लाह खुमैनी, ठीक है। ये ना सिर्फ सुप्रीम लीडर थे बल्कि ईरान के रेवोल्यूशन जो 1979 के अंदर आया उसको लीड भी यही कर रहे थे। उनकी डेथ के बाद दूसरे सुप्रीम लीडर बने हैं अली खुमैनी। अली खुमैनी जो हैं ये अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेन्योर की लिमिट कोई भी नहीं है, ये पूरी लाइफ के लिए भी सर्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द पावर ऑफ द सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर की पावर की बात करें तो सबसे मेजर पावर है ये जनरल पॉलिसीज़। ईरान की जो जनरल पॉलिसी है वो डिफ़ाइन करता है सुप्रीम लीडर। यहाँ पे ये फॉरेन पॉलिसी भी डिफ़ाइन करता है और डोमेस्टिक पॉलिसी को भी डिफ़ाइन करता है। और दूसरी बात, ये जो सुपरविजन है यानी जनरल पॉलिसी की जो सुपरविजन है, एग्जीक्यूशन है, उसकी सुपरविजन भी कौन करता है? सुप्रीम लीडर। और अगर कोई इशू रेफरेंडम के थ्रू सॉल्व करना हो, डिसाइड करना हो, तो ये रेफरेंडम का ऑर्डर कौन देता है? वो भी सुप्रीम लीडर देता है। और सुप्रीम लीडर इज़ आल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ ईरान। और जो यूनिफॉर्म्ड हेड ऑफ द स्टेट हेड ऑफ द आर्मी होता है, द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस, इसको भी अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम लीडर। और जो टॉप कमांडर्स होते हैं आर्मी के, उनको भी अपॉइंट करता है सुप्रीम लीडर। उसके पास कुछ और मेजर पावर्स हैं। अगर किसी कंट्री के साथ वार करनी है या पीस का कोई एग्रीमेंट साइन करना है या फिर आर्मी को मोबिलाइज करना है किसी और पर्पस के लिए, तो ये आर्डर भी कहाँ से आते हैं? सुप्रीम लीडर की तरफ से आते हैं। उसके अलावा क्योंकि हमने कहा कि ये रिलीजियस अथॉरिटी भी है, एज ए रिलीजियस अथॉरिटी जो जुम्मा प्रेयर है उसके जो इमाम हैं पूरे ईरान के अंदर, वो भी सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करता है। उसके बाद कुछ और मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं। अच्छा, जो ईरानियन पार्लियामेंट है, ईरानियन पार्लियामेंट जो लॉ पास करता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करता है द गार्डियन काउंसिल। उसके 12 मेंबर हैं। अब उनमें से 6 मेंबर्स को सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है। ओके, एंड द सुप्रीम लीडर इज द सुप्रीम जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। और इस अथॉरिटी के अंडर, इस कैपेसिटी में, ये जो जुडिशरी का हेड है यानी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ ईरान है, उसको भी इलेक्ट कौन करता है? द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और जो बाकी एजेंसीज हैं, बोर्ड्स हैं वगैरह वगैरह, यानी ईरान का रेडियो, टेलीविज़न वगैरह, इनके जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी कौन करता है? सुप्रीम लीडर करता है। जब रेगुलर आर्मी के अलावा, ठीक है, रेगुलर आर्मी के जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो करता है सुप्रीम लीडर, और जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसके जो मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी सुप्रीम लीडर ही करता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक्सपीडियंसी काउंसिल। एक्सपीडियंसी काउंसिल सुप्रीम लीडर की एक एडवाइजरी बॉडी होती है। इसके जो मेंबर्स हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम लीडर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुप्रीम लीडर के पास कितनी पावर्स हैं, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर ख़त्म नहीं होती, और पावर्स भी हैं। अगर आर्मी की 3 ब्रांचेस में कोई इशू आ जाता है, ठीक है, कोई यहाँ पे ओपिनियन का डिफरेंस आ जाता है, तो वो सॉल्व करता है सुप्रीम लीडर। उसके अलावा अगर जो पार्लियामेंट है ईरान की वो कोई लॉ पास करती है और जो गार्डियन काउंसिल है वो उसको वीटो करती है, ठीक है, तो इश्यू चला जाएगा सुप्रीम लीडर के पास। तो जो नेशनल एक्सीजेंसी काउंसिल है यानी जो एडवाइजरी बॉडी है, जिसको एक्सपीडियंसी काउंसिल भी कहा जाता है, वो सॉल्व करेगी कि वो इशू जो है वो सॉल्व करेगी। तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर भी है किसके पास? सुप्रीम लीडर के पास। यानी लॉ वो डिसाइड करेगा कि कौन सा लॉ इस्लाम के मुताबिक है या कौन सा लॉ इस्लाम के मुताबिक नहीं है, ठीक है। अब गार्डियन काउंसिल जो है उसको इलेक्ट किया जाता है
वो क्या करती है, कोई भी इलेक्शन हो रहा है उसके लिए जो कैंडिडेट हैं वो अपॉइंट करता है कौन, गार्डियन काउंसिल, ठीक है। और गार्डियन काउंसिल के 12 मेंबर में से 6 मेंबर कौन अपॉइंट करता है, वो सुप्रीम लीडर। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, सुप्रीम लीडर, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ी पावर है इसके पास, बहुत जो है आला किस्म की इनकी पावर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर असम्बली 2/3 मेजॉरिटी से जो है प्रेसिडेंट को रिमूव करती हैं, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती हैं, तो यहाँ पे जो है सुप्रीम लीडर वो इसको क्या करेगा, डिसमिस कर देगा। तो यहाँ पे ये इतनी कोई ख़ास पावर नहीं है, बट देयर इज़ अ पावर। एंड उसके बाद पैराडोनिंग और जो भी कन्वेंशनल पावर्स होती हैं, यानी स्टेट के ख़िलाफ़ अगर किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो सुप्रीम लीडर उसको माफ़ कर सकता है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ किया है तो वो माफ़ नहीं कर सकता। तो ये हैं सुप्रीम लीडर की पावर्स। अब देखते हैं असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है ये एक पॉलिटिकल बॉडी है। इसमें 88 मुज्तहिद होते हैं। मुज्तहिद वो होते हैं, वो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं जिनका अपना ओपिनियन हो, ठीक है। और ये जो मुज्तहिद हैं इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको इलेक्ट कौन करता है, ये ईरान के लोग इसको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर गार्डियन काउंसिल, हमने कहा कि गार्डियन काउंसिल किसी भी इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको डिटरमाइन करते हैं कि कौन कैंडिडेट बन सकता है, कौन कैंडिडेट नहीं बन सकता। तो गार्डियन काउंसिल किसके अंडर है, सुप्रीम लीडर। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है ये भी किसके अंडर है, सुप्रीम लीडर के अंडर, ठीक है। अब असेंबली ऑफ एक्सपर्ट की क्या फंक्शन है, पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करता है। कुछ क्वालिटीज़ हैं, अगर वो क्वालिटी, ये वाली क्वालिटी सबके अंदर मौजूद हैं, मतलब काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन उनमें से फिर असेंबली देखेगी कि जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल फॉरसाइटनेस है, यानी पॉलिटिकल अथॉरिटी जिसके अंदर क्वालिटी सबके अंदर सबसे ज़्यादा है, उसको इलेक्ट किया जाएगा सुप्रीम लीडर। और कुछ और जो पावर्स हैं इसकी, वो है मॉनिटरिंग, जो है सुप्रीम लीडर उसके फंक्शनिंग को मॉनिटर करना, ये असेंबली ऑफ एक्सपर्ट का ड्यूटी है। और दूसरे नंबर पे अगर सुप्रीम लीडर कोई ऐसी लॉ की वायलेशन करता है तो इसको रिमूव भी किया जा सकता है। ये कौन करता है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स। तो चलिए अब देखते हैं इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली। इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली ये है ईरान की लेजिस्लेचर है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ नेशनल असेंबली है, इस तरह ईरान के अंदर इस्लामिक कंसल्टेटिव काउंसिल है। ये असेंबली यूनिकैमरल है, यानी यहाँ पे सिर्फ एक हाउस है और उस हाउस के अंदर 270 डिप्टीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा जाता है MLA या MNA, तो वहाँ पे कहा जाता है डिप्टीज़। लेकिन 1989 से हर 10 साल के बाद 20 डिप्टीज़ इंक्रीज़ किए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। अभी यानी 40 साल गुजर गए हैं, 40 साल के अंदर सिर्फ 20 इंक्रीमेंट किए हैं, 20 मेंबर इंक्रीज़ किए हैं। तो अभी जो स्ट्रेंथ है लेजिस्लेचर की, ईरान के लेजिस्लेचर की, वो है 290। इसमें से 285 मेंबर जो हैं ये जनरल सीट्स पे इलेक्ट होते हैं। उसके अलावा 5 सीट्स जो हैं ये मिनॉरिटीज़ के लिए रिजर्व्ड हैं। मिनॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं, ज़ोरेस्ट्रियंस, इनके लिए 1 सीट है, जीव्स के लिए 1 सीट है, एसेरियन क्रिश्चियन है, इनके लिए 1 सीट है, अर्मीनियन नॉर्थ में जो क्रिश्चियन है उनके लिए 1 सीट है, और जो साउथ में हैं उनके लिए भी 1 सीट है। तो कंसल्टेटिव असेंबली के इस तरह इलेक्शंस होते हैं, इस तरह जो सीट्स हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं। इलेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे 285 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है 196 कंस्टिट्यूंसीज में से। यहाँ पे कंस्टिट्यूंसी कुछ हैं सिंगल मेंबर कंस्टिट्यूंसी और कुछ हैं मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी। सिंगल मेंबर्स मीन कि एक कंस्टिट्यूंसी में से एक मेंबर असेंबली में जाएगा, एक मेंबर उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब मल्टी मेंबर कंस्टिट्यूंसी में 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ एक हल्का है, एक हल्के में से एक मेंबर जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे
ईरान के अंदर एक हल्के में से कुछ हल्के ऐसे हैं जिनमें से एक मेंबर असेंबली में जाता है, कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर जाते हैं। जब सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, वहाँ पे जो मेंबर मेजॉरिटी ऑफ वोट लेता है और साथ ही साथ 25% वोट्स लेता है, जो टोटल वोट कास्ट होते हैं, तो वो इलेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी मेंबर 25% वोट नहीं ले सकता तो यहाँ पे होगा सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में जो टॉप 2 मेंबर्स होंगे पहले राउंड में वो लड़ेंगे। ठीक है, तो उनमें से जो 25% ले लेगा तो वो बन जाएगा, वो इलेक्ट हो जाएगा उस सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। लेकिन जब मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पे एक मेंबर नहीं होता, एक सीट नहीं होती, वहाँ पे 2 सीट्स होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, तो वो लॉ पे डिपेंड करता है किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी सीट्स हैं। हर वोटर को इतने वोट दिए जाएंगे जितनी सीट्स हैं। ठीक है, जो भी कैंडिडेट 25% वोट लेगा, ठीक है, मेजॉरिटी का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, मेजॉरिटी वहाँ पे होती है जहाँ पे एक सीट हो, तो 25% वोट लेगा तो वो इलेक्ट हो जाएगा। अब जो सीटें रह जाएंगी उनमें इतने कैंडिडेट होंगे जितनी सीटें हैं उनका डबल होंगे। अगर 5 सीटें बची हुई हैं तो कैंडिडेट कितने होंगे? 10 होंगे, 4 हैं तो 8 होंगे। तो दूसरा राउंड होगा, दूसरे राउंड के अंदर जो 25% वोट्स लेगा तो वो इलेक्ट हो जाएगा सीट पे। ठीक है, अगर कुछ सीट और बची हुई है तो फिर इस तरह आगे जो है इलेक्शन चलता जाएगा। तो जब तक इलेक्शन तब तक चलेगा जब तक सब सीट्स जो है वो फिल नहीं हो जाती। अब देखते हैं कंसल्टेटिव असेंबली के फंक्शन। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो रिज़र्व सीट्स। जो मिनॉरिटी के लिए रिज़र्व सीट्स हैं उनमें ऐसा होता है कि पूरी नेशन, क्योंकि एक एक सीट है सबके पास, पूरे कंट्री के अंदर उसी कम्युनिटी के कुछ मेंबर वोट लड़ते हैं और सारी कम्युनिटी के मेंबर्स वोट देते हैं। पूरी कंट्री में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको कहा जाता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इनमें से जो जीत गया, 25% वोट ले गया, तो वो चला जाएगा उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा असेंबली के। अब असेंबली के फंक्शन देखते हैं। असेंबली के फंक्शन की बात करें, किसी भी लेजिस्लेचर की तरह ये लॉ बनाती है, लेकिन यहाँ पे लिमिट ये है कि ये लॉ ना तो कानून के ख़िलाफ़ होने चाहिए, यानी लॉ ऑफ द लैंड कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होने चाहिए, ना इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ होने चाहिए। इस्लाम इनका जो है ऑफिशियल रिलीजन है, इसके ख़िलाफ़ यहाँ पे कोई कानून नहीं बन सकता। ये डिटरमाइन कौन करता है? ये डिटरमाइन करना होता है द गार्डियन काउंसिल। दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ ईरान। ये डिटरमाइन करता है कि क्या कोई लॉ उसका कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है या उसके मुताबिक है, या फिर उसकी इस्लामिस्टी ये चेक करता है क्या इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के मुताबिक है या नहीं है। ठीक है, अगर है तो ये पास हो जाएगा, अगर नहीं है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरी बात है एग्जीक्यूटिव को ये ओवरसाइट करता है, यानी एग्जीक्यूटिव जो काम कर रही है इसको ओवरसाइट करता है। कोई भी किसी भी अफेयर में ये इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है इसके पास। दूसरी बात, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है वहाँ पे कंसल्टेटिव असेंबली का अप्रूवल चाहिए, यानी उसकी रेटिफिकेशन के लिए कंसल्टेटिव असेंबली की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। उसके अलावा कुछ और पावर्स हैं। अच्छा, कोई टेरिटोरियल चेंज है ईरान के अंदर, कोई टेरिटोरियल चेंज करना है तो उसके लिए 4/5 मेजॉरिटी चाहिए कंसल्टेटिव असेंबली की, यानी 80% मेंबर एग्री करने चाहिए उस जो टेरिटोरियल चेंज है उस पे। ठीक है, उसके बाद जो अप्रूवल है, अगर जो ईरान के अंदर देखा जाए मार्शल लॉ लगाना यहाँ पे कानूनन जुर्म है। ठीक है, लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए वार वगैरह की, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है यानी एग्जीक्यूटिव का हेड जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी सिर्फ 30 दिन तक रहेगी। उसके बाद अगर कंसल्टेटिव असेंबली अप्रूवल देती है तो ये कंटिन्यू करेगी, वरना ये इमरजेंसी का जो रूल है ये ख़त्म हो जाएगा। तो और पावर्स हैं लोन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो ईरान है, ईरान हर किसी कंट्री से ना लोन लेता है ना ये लोन देता है। ठीक है, ईरान में अगर किसी कंट्री ने बाहर से किसी से लोन लेना है या कोई ग्रांट लेना है या फिर किसी को कोई लोन या ग्रांट देना है तो उसके लिए असेंबली का अप्रूवल लाजमी है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर को
मिनिस्टर जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट के लिए असम्बली का अप्रूवल चाहिए। प्रेसिडेंट किसी को भी मिनिस्टर लगा सकता है, लेकिन वो तब तक काम नहीं स्टार्ट कर सकता जब तक उसको असम्बली का अप्रूवल नहीं मिल जाता। उसके अलावा ये असम्बली प्रेसिडेंट को क्या कर सकती है, डिसमिस कर सकती है, लेकिन यहाँ पे ये अपॉइंट नहीं करती, सिर्फ ये डिसमिस कर सकती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकती है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए 1/3 मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, यानी 33% लोग अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस प्रेसिडेंट के साथ लाएं तभी वो आगे जो है उस पर कार्रवाई होगी। और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। जब 2/3 लोग उसके ख़िलाफ़ वोट देंगे तो प्रेसिडेंट जो सुप्रीम लीडर है वो प्रेसिडेंट को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये पावर है किसकी, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है। उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपने जो ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको अमेंड करना है तो वो भी यही असम्बली करेगी 2/3 मेजॉरिटी से, ठीक है। अब चलते हैं गार्डियन काउंसिल की तरफ। गार्डियन काउंसिल क्या है? गार्डियन काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है सर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? 12 मेंबर हैं, ठीक है। अब इनमें से 6 मेंबर्स हैं आदिल फुकाहा, यानी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं जिनका अपना ओपिनियन हो, मुज्तहिद हैं। इनको अपॉइंट करता है सुप्रीम लीडर। और जो बाकी 12 हैं उनको अपॉइंट करता है कंसल्टेटिव असम्बली, यानी जो हमारी जो ईरान की पार्लियामेंट है वो क्या करती है, इनको इलेक्ट करती है। लेकिन इनकी नॉमिनेशन कौन करता है? द हेड ऑफ द जुडिशरी, यानी चीफ जस्टिस। और चीफ जस्टिस हमने पहले भी बात की, वो कौन अपॉइंट करता है? सुप्रीम लीडर। यानी गार्डियन काउंसिल के ऊपर भी सुप्रीम लीडर की अच्छी खासी पावर है, ओके। अब गार्डियन काउंसिल का फंक्शन क्या है? इसके 2 फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये जो है कोई भी लॉ पास किया हुआ है कंसल्टेटिव असम्बली ने, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करता है और उसकी इस्लामिस्टी चेक करता है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक की जाती है। सबसे पहले फुकाहा जो है, अगर कोई कानून इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है तो ये डिटरमाइन करेगा सिर्फ 6 आदिल फुकाहा। तो यहाँ पे ज्यूरिस्ट जो हैं इनका कोई फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर ये देखना है कि क्या कोई कानून ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है तो यहाँ पे 12 के 12 मेंबर जो है वो वोट करेंगे। इनको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। अब हमने कहा दिस इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, बट इट इज़ नॉट द लास्ट कोर्ट। यहाँ पे वीटो पावर है एक्सपीडियंसी काउंसिल की। एक्सपीडियंसी काउंसिल क्या है? ये है एडवाइजरी बॉडी टू द सुप्रीम लीडर। अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, असम्बली इसकी रूलिंग को एक्सेप्ट नहीं करती, तो वो क्या करती है? भेज देती है एक्सपीडियंसी काउंसिल की। तो वो फाइनल डिसीजन होगा एक्सपीडियंसी काउंसिल, जिसको अपॉइंट कौन करता है? सुप्रीम लीडर। और जिसको हेड कौन करता है? सुप्रीम लीडर। और एक और फंक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी इलेक्शन हो रहा है, कोई भी इलेक्टेड बॉडी है, उसके इलेक्शन के लिए जो कैंडिडेट खड़े होते हैं वो डिटरमाइन करती है गार्डियन काउंसिल। यानी अगर कोई प्रेसिडेंट खड़ा हो रहा है, ठीक है, कौन कौन खड़ा हो सकता है, कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ये डिटरमाइन करेगा गार्डियन काउंसिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गार्डियन काउंसिल के पास कितनी पावर है। और गार्डियन काउंसिल के ऊपर जो लीडर है, यानी द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, उसके पास कितनी पावर है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपीडियंसी काउंसिल को। एक्सपीडियंसी काउंसिल के 2 मेन फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि ये सुप्रीम लीडरशिप जो है, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो है, उसकी एडवाइजरी बॉडी है। उसको एडवाइस कहते हैं कि हाउ टू परफॉर्म योर फंक्शन। और दूसरा जो मेजर फंक्शन है वो है इट इज़ द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ ईरान। कैसे? अगर गार्डियन काउंसिल कोई लॉ को वीटो कर देता है, लेकिन एक्सपीडियंसी काउंसिल को लगता है कि ये लॉ कानून के मुताबिक है या इस्लाम के मुताबिक है, तो ये इसको पास कर सकती है। दूसरा, अगर कंसल्टेटिव असम्बली चाहती है कि वो डायरेक्टली एक्सपीडियंसी काउंसिल के पास चली जाए, तो 2/3 मेजॉरिटी से वो अपना लॉ डायरेक्टली एक्सपीडियंसी काउंसिल के पास भेज सकती है। तो ये है पावर एक्सपीडियंसी काउंसिल के, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव की अगर बात करें तो ईरान के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है, एक है प्रेसिडेंट और दूसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट है, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ईरान।
अब हमने लिखा हुआ है कि ये पार्शियल चीफ एग्जीक्यूटिव है, इसलिए क्योंकि सुप्रीम लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो बहुत सी हालांकि वो गवर्नमेंट का हेड नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत सी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। ठीक है, तो ये पावर क्या करता है, जब यूज़ करता है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट की पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाती हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ही इज़ द पार्शियल चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। आगे जाके हम देखते हैं कि इसको इलेक्ट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जो काउंसिल के मिनिस्टर्स हैं ये कंसल्टेटिव असेंबली में से नहीं होते। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से ईरान जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ईरान के सिस्टम में कोई सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम लीडर जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन इस ख़ास केस में यहाँ पे जो काउंसिल के मिनिस्टर हैं उनको क्या कर रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ले इनको चाहिए, ये कंसल्टेटिव असेंबली से नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनको अप्रूवल चाहिए, तो इनको कंसल्टेटिव असेंबली का एसेंट चाहिए, उसके बगैर ये काउंसिल के मिनिस्टर नहीं बन सकते। अब सबसे पहले हम देखते हैं जो पावर है, जो एग्जीक्यूटिव है उसकी पावर क्या क्या है। पहली बात यह है, जो प्रेसिडेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज़ का, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव यानी जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, जो वो काम करता है वो ईरान का प्रेसिडेंट काम करता है। उसके बाद ये ईरान को दुनिया में रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे भी कोई इंटरनेशनल मीटिंग है, कोई एग्रीमेंट साइन करना है, तो ये कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ओके, दूसरे नंबर पे ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईरान, तो जस्ट लाइक ही इज़ जस्ट लाइक द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा और पावर हैं, ये डिप्टी कमांडर इन चीफ है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं ईरान की, वहाँ का डिप्टी CNC है। इसके अलावा यहाँ पे ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पास खासी पावर हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी पावर के ऊपर सुप्रीम लीडर की मेन पावर है। अब देखते हैं जो प्रेसिडेंट है इसको कैसे इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट की जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन है, नॉर्मल क्वालिफ़िकेशन है, ईरानियन होना चाहिए, ईरानियन नेशनलिटी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव और कैपेसिटी होनी चाहिए, रिसोर्सफुल वगैरह वगैरह, ये जो क्वालिटीज़ हैं ये होनी चाहिए। और सबसे बेसिक चीज़ वो शिया मुस्लिम हो। ठीक है, सुन्नी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ऑफिशियल रिलीजन है ईरान का वो है शिया सुन्नी, तो यहाँ पे ये शिया सुन्नी होना चाहिए। अब ये इलेक्शन होता है इसका, ये 4 ईयर की एक टर्म होती है। ठीक है, डायरेक्ट वोट होता है, और यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन 2 दफ़ा के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है ईरान का। अब फर्स्ट राउंड होता है, फर्स्ट राउंड के अंदर जितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक, उनमें से जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेगा यानी 50% वोट लेगा तो वो बन जाएगा प्रेसिडेंट। अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो सेकंड राउंड होगा। यहाँ पे सेकंड राउंड किस में होगा, जो पहले राउंड में जो टॉप 2 कैंडिडेट्स थे उनके दरमियान होगा सेकंड राउंड। तो ये कब होगा, जब इलेक्शन हुआ था उसका नेक्स्ट जो वीक है उसके फ्राइडे वाले दिन होगा ये इलेक्शन, सेकंड राउंड होगा। इसमें जो 50+ लेगा यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो लेगा वो बन जाएगा ईरान का प्रेसिडेंट। अब हमारी जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है वो है जुडिशरी। जुडिशरी की अगर बात करें तो ईरान की जुडिशरी का रोल थोड़ा सा डिफरेंट है अगर पाकिस्तान का देखा जाए। यहाँ पे मेजर चीज़ है कि ये जो फ्रेंच का जो सिस्टम है वो अप्लाई किया हुआ है ईरान ने, लेकिन यहाँ पे लॉ कौन सा है, शरिया लॉ यानी इस्लामिक लॉ अप्लाई किया हुआ है। सिस्टम कौन सा है, फ्रेंच का, और ये सिविल लॉ ट्रेडिशन पे बेस करता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक केस डिसाइड हो गया तो उसकी एग्जांपल नहीं दे सकते, उनकी कोई प्रेसिडेंशियल वैल्यू नहीं होती, तो हर जो को अपना केस है उसको अलग से डिसाइड किया जाता है, और जो वहाँ पे जजेस होते हैं वो फुली पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान जहाँ पे कॉमन लॉ की ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है वो वाला सिस्टम नहीं है कि जज जो है ये एक इम्पार्शियल यानी न्यूट्रल पर्सन है, वो उसने सिर्फ डिसाइड करना है। लेकिन ईरान के अंदर जो जज है उसने पार्टिसिपेट करना होता है केस में। वो जो गिल्टी है यानी जो एक्यूज्ड है उसको गिल्टी साबित करने के लिए फुल एफर्ट करता है।
और यहाँ पे जो जुडिशरी है, जुडिशरी के पास यहाँ पे जुडिशल रिव्यू की पावर नहीं है, ठीक है। अब जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या होती है ईरान के अंदर, ये किसके पास मौजूद है? ये गार्डियन काउंसिल के पास मौजूद है, यानी इनका एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। ये जो जुडिशरी है इसका सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है, वो है जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। इसने प्रोवाइड करना है जस्टिस। तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ ईरान। लेकिन यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है। सबसे पहले ये देखिए, 3 यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। एक इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, दूसरा इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का, और तीसरा इलेक्शन होता है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का। और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जो है ये सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करती है और इसके पास सुप्रीम अथॉरिटी मौजूद है, ठीक है। सुप्रीम लीडर के अंडर एक्सपीडियंसी काउंसिल है जो इसको एडवाइस करती है, और जो लॉ पास होते हैं पार्लियामेंट से उनको डिटरमाइन करती है क्या वो इस्लाम की असूलों के मुताबिक हैं या उसके ख़िलाफ़ हैं, या फिर ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ख़िलाफ़ हैं या नहीं हैं। तो ये डिटरमाइन करती है गार्डियन काउंसिल। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंडर है कैबिनेट। प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है सुप्रीम लीडर को, और ये पार्लियामेंट को भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसको अपॉइंट पार्लियामेंट नहीं करती, ये एक डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम लीडर है ये वाकई ही सुप्रीम है, ठीक है। इसके नीचे है, यानी पार्लियामेंट भी इसके नीचे है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी इसके नीचे है, एक्सपीडियंसी काउंसिल, गार्डियन काउंसिल, और जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं जुडिशरी। तो जुडिशरी जो है ये भी इसके अंडर है। तो हु इज़ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन ईरान? द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।